नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों आज जिस सच्ची घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, इस घटना ने हमारे देश की राजधानी को हिलाकर रख दिया था। एक्चुअली ये मर्डर केस है, जो एक जानी मानी हस्ती थी जिनका मर्डर हुआ था। और ये मर्डर हुआ था हमारे राजधानी में। वहाँ का एक कैंट एरिया है। तो कैंट एरिया में जो मेट्रो स्टेशन होता है वहाँ पे हुआ था। तो दोस्तों वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी होती है और आने जाने वाले लोग देखते हैं। फिर कुछ लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया और बोला कि यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। और जब पुलिस आके उस डेड बॉडी को देखती है तो उसको फर्स्ट एंगल में यही लगता है कि ये हिट एंड रन का केस है। लेकिन पुलिस फिर अपने हिसाब से जांच आगे बढ़ाती है। दोस्तों पुलिस एक एंगल ये भी लेके चल रही थी कि हो सकता है किसी से कोई पुरानी रंजिश हो, उस रंजिश के कारण इनका मर्डर किया गया हो। दूसरा क्या पुलिस ये भी लेके चल रही थी कि हो सकता है कोई छिनैती या कोई चोरी छिनैती की घटना के कारण इनके साथ ये सब हुआ हो। लेकिन जब देखा गया कि उनकी बॉडी पे, उनके शरीर पे जो भी ज्वेलरी थी सारी सेफ थी, कोई भी ज्वेलरी उनके शरीर से उतारा नहीं गया था और उनका पर्स उनके पास में ही था। तो ये चीज बोलना तो मतलब वो नहीं था कि इनके साथ छिनैती हुई है या चोरी के कारण इनका मर्डर किया गया है। उसके बाद जांच शुरू होती है। जब आसपास आसपास देखा जाता है तो ना ही इनके मोबाइल में, ना ही इनके पास कोई मोबाइल होता है और ना ही इनके इनके बैग में जो इन्होंने एक पर्स ले रखा था उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, कोई भी पेपर नहीं था उसमें कि जिससे कि आइडेंटिफाई हो सके कि ये है कौन। उसके बाद पुलिस इनकी तस्वीर को आसपास के सारे थानों में भेज देती है, सर्कुलेट कर देती है कि कहीं भी ऐसी कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट आए तो यहाँ पे इन्फॉर्म किया जाए, क्योंकि ये इस लेडी की मौत हो चुकी है या आत्महत्या हो चुकी है, ये यहाँ पे रखी हुई है। फिर उसके बाद नारायणी पुलिस थाने में शाम को एक करीब 4 बजे का टाइम था। एक बंदा आता है और वो बोलता है कि हमारी वाइफ 1 बजे हॉस्पिटल गई थी लेकिन वो लौट के वापस नहीं आई और उनका सेलफोन मोबाइल भी बंद जा रहा है, कोई उनसे कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है। और मैंने अपने जानने में या उनकी फ्रेंड जो थी, हमारे फ्रेंड जो थे, सारी जगह मैंने जानकारी करने की कोशिश किया लेकिन उनका कोई भी अता पता नहीं चल रहा है, कोई भी उनकी जानकारी नहीं निकल के आ पा रही है। फिर पुलिस के पास थोड़ी देर पहले ही वो तस्वीर आई हुई थी, फिर वो तस्वीर पुलिस के द्वारा उनको दिखाया जाता है और वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ ये मेरी वाइफ ही है। और वो जो आदमी गया था वहां पे कोई आम इंसान नहीं था, वो मिस्टर अमित द्विवेदी जी थे जो आर्मी में मेजर थे। और जिस लेडी का मर्डर हुआ था उनका नाम शैलजा द्विवेदी था। शैलजा द्विवेदी अमृतसर की रहने वाली थी और ये लोग इससे पहले कहीं और थे। इनका ट्रांसफर अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में हुआ था, तो ये कुछ दिन पहले ही दिल्ली में आके सेटल हुए थे और दिल्ली में आने के कुछ दिन बाद ही इनके साथ ये कांड हो गया। फिर पुलिस उनको ले जाके उस थाने में लेके जाती है जहां पे उनकी वाइफ की डेड बॉडी रखी जाती है और फिर पुलिस की कार्रवाई शुरू होती है। सबसे पहले पुलिस मेजर अमित द्विवेदी से ही पूछताछ शुरू करती है और उनसे जानने की कोशिश करती है कि किसी से आपका कोई झगड़ा, किसी से आपकी कोई रंजिश या क्या हो सकता है, किस कारण मर्डर हो सकता है। कुछ अगर आपके उसमें जहन में आ रहा हो तो आप पुलिस को कृपया इन्फॉर्म करें। दोस्तों शैलजा द्विवेदी एक फैशन डिजाइनर भी थी। फैशन कॉन्टेस्ट में वो पार्टिसिपेट भी करती थी, कई बड़े बड़े इवेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उन्हें कई अवार्ड भी थी। दोस्तों भी कुछ दिन पहले ही शैलजा द्विवेदी का एक्सीडेंट हुआ था और उनके पैर में कुछ चोट आई थी और उसी चोट की फिजियोथेरेपी कराने के लिए वो आर्मी कैंट कुछ दिन से लगातार जाती थी। और जिस दिन उनका मर्डर हुआ उस दिन भी वो आर्मी कैंट ही गई थी। अमित द्विवेदी का ड्राइवर आर्मी की गाड़ी से उनको कैंट हॉस्पिटल जाता है, छोड़ के आता है और फिर वापस जाता है लेने। तो जब वहां पे हॉस्पिटल में बात करता है तो पता चलता है कि आज शैलजा द्विवेदी यहाँ पे आई ही नहीं थी हॉस्पिटल में। तो वो ड्राइवर तुरंत मेजर अमित द्विवेदी के पास फोन करता है और बताता है कि मैडम आज हॉस्पिटल में नहीं गई थी, जबकि मैं मैडम को इस गेट पे छोड़ के ही गया था। उसके बाद मेजर अमित द्विवेदी जी के द्वारा
अपने जानने वालों को और शैलजा द्विवेदी के जानने वालों को फोन किया जाता है, लेकिन उनका कोई भी अता पता नहीं लग पाता है। कोई भी कुछ भी इंफॉर्मेशन, मतलब कहीं से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है कि शैलजा द्विवेदी आखिर गई कहाँ। और उनका सेल फोन भी स्विच ऑफ जा रहा था। पुलिस को जब ये सब मेजर अमित द्विवेदी के द्वारा बताया जाता है तो पुलिस फिर अपने हिसाब से तहकीकात करने की कोशिश करती है और मेजर अमित द्विवेदी से पूछती है कि आपको क्या कुछ लगता है ऐसा, कौन इस केस में शामिल हो सकता है। तो अमित द्विवेदी भी एक शॉकिंग नाम बताते हैं और जो नाम वो लेते हैं वो भी कोई और नहीं, वो भी आर्मी के मेजर ही थे, मिस्टर निखिल राय हांडा। वो बोलते हैं कि हमें 100% डाउट है कि ये मर्डर निखिल हांडा ने ही किया होगा। और पुलिस के लिए फिर ये थोड़ा सा मुश्किल था कि ये एक मेजर किसी का मर्डर कैसे कर सकता है। दोस्तों, जब पुलिस के द्वारा मेजर द्विवेदी से पूछा जाता है कि आपकी पत्नी का मर्डर कौन कर सकता है, आपको किसी के ऊपर शक है, तो मेजर द्विवेदी बोलते हैं हाँ, एक बंदा है जिसके ऊपर मेरा 100% डाउट है कि उसी ने किया होगा। और उसका नाम जब वो बताते हैं तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट वहां का बिल्कुल हिल जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि वो भी कोई आम इंसान नहीं था, वो भी आर्मी का मेजर था जिसका नाम था मेजर निखिल रॉय होंडा। और क्योंकि पुलिस को उस चीज को मानना भी था, क्योंकि पुलिस के पास अभी तक कोई एविडेंस नहीं था, तो एक जो एविडेंस उनको दिया गया था कि आप इस दिशा में आप जांच कीजिए, उसी बंदे ने मेरी वाइफ का मर्डर किया होगा। तो पुलिस फिर उसी को लेके आगे बढ़ती है और सबसे पहले पुलिस आर्मी कैंट जहां पे शैलजा द्विवेदी अपने इलाज के लिए जाया करती थी, वहां का वीडियो फुटेज, वहां का सीसीटीवी कैमरा चेक किया जाता है। तो सीसीटीवी कैमरा चेक करते समय एक सीसीटीवी कैमरे में एक फोटो कैप्चर होती है जिसमें जब ये ड्राइवर शैलजा द्विवेदी को हॉस्पिटल के सामने छोड़ के जाता है, उसी के बाद तुरंत एक ब्लू कलर की होंडा सिटी आती है और उसमें से एक आदमी निकलता है। थोड़ी देर तक शैलजा के साथ दोनों की बात होती है। उसके बाद शैलजा द्विवेदी उस गाड़ी में बैठ जाती हैं और दोनों लोग निकल जाते हैं। और जो बंदा था उसकी पहचान मेजर निखिल राय हंडा के रूप में की जाती है और मिस्टर मेजर द्विवेदी जी के द्वारा कंफर्म किया जाता है कि ये मेजर हंडा ही हैं। पुलिस फिर जांच को आगे बढ़ाती है और जब निखिल से पूछा जाता मिस्टर द्विवेदी से पूछा जाता है कि इस समय इनकी पोस्टिंग है कहाँ, तो निखिल के द्वारा बताया जाता है कि ये मेरठ के आर्मी बेस कैंट में है। तो उस रूट के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे सबको चेक किया जाने लगा कि ये नीली होंडा सिटी कार किस रूट से गई है। दिल्ली से मेरठ जाने वाले जितने भी रूट थे, करीब पुलिस की 6 टीमें बना के उन सारे रूटों पर चेकिंग शुरू होती है। सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाते हैं। तो एक टोल नाके पे उस कार को देखा जाता है कि ये टोल नाके से ही निकली हुई है। और फिर जो है पुलिस के द्वारा दिल्ली पुलिस के द्वारा यूपी पुलिस से कांटेक्ट किया जाता है और दोनों का संयुक्त ऑपरेशन शुरू होता है और मिस्टर निखिल हंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब निखिल हंडा को दिल्ली पुलिस लेके दिल्ली आती है वापस और उनसे पूछताछ किया जाता है, मेजर हंडा के द्वारा गुमराह किया जाता है कि नहीं, हमने इसमें कुछ भी नहीं किया है, हमारा इसमें कोई भी रोल नहीं है। लेकिन जब पुलिस वो एविडेंस वगैरह दिखाना स्टार्ट करती है कि आपकी कार वहां पे रुकी, आपकी कार में ही शैलजा द्विवेदी गई हैं, तब वो धीरे धीरे सच उगलना शुरू करते हैं। दोस्तों, मेजर हंडा के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया जाता है, जो बातें बताई जाती हैं, उसे सुनने के बाद पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हिल जाता है और उनके समझ में नहीं आता कि एक अच्छी पोस्ट पे रहने वाला व्यक्ति क्या ऐसी हरकतें कर सकता है। एक्चुअली दोस्तों, मेजर द्विवेदी और मेजर हंडा दोनों की पोस्टिंग नागालैंड के धीमा कैंट में था। तो वहां पे दोनों लोग साथ में रहते थे, दोनों लोग साथ में ड्यूटी करते थे, तो दोनों लोगों के बीच में दोस्ती हो गई थी।
और दोनों लोग कुछ दिन के बाद जो है ये दोस्ती घर तक पहुंच गई। एक दूसरे के घर भी ये दोनों लोग जाने लगे। और मिस्टर द्विवेदी के घर पे निखिल हांडा 3 से 4 बार गए। उसी 3 से 4 बार जाने के बीच में उनकी वाइफ से भी उनकी थोड़ी सी बातचीत शुरू हो गई। और ये बातचीत इस हद तक आगे बढ़ी कि धीरे धीरे जो बातें एक सप्ताह में एक बार होती थी वो धीरे धीरे 2 दिन पे होने लगी, एक दिन पे होने लगी, फिर एक एक दिन में 4 4 5 5 बार होने लगी। और ये बात का सिलसिला 2015 से 2018 तक चला। और दोनों लोग वीडियो कॉलिंग पे भी अच्छी खासी बात करते थे, दोनों लोगों की मुलाकात भी होती थी। और लेकिन शैलजा जो है इतनी सातिर थी कि मेजर द्विवेदी को इसकी भनक भी नहीं लगने दिया 3 साल तक कि हमारी जो है मेजर हांडा से बातचीत होती है। फिर उसके बाद किस मतलब होता है ना कि अगर कुछ गलत कोई करता है तो एक ना एक दिन वो पकड़ा जाता है। तो एक दिन मेजर द्विवेदी ने शैलजा को रंगे हाथ बात करते हुए पकड़ लिया। और जब मोबाइल की हिस्ट्री चेक की गई तो काफी कॉल एक एक दिन में 10 10 बार 15 15 बार कॉल की जाती थी। और मेजर द्विवेदी को समझ में आ गया तो उन्होंने अपनी वाइफ शैलजा को बहुत समझाया, बहुत डांटा और दोनों के बीच में इसको लेकर लड़ाइयां झगड़े भी हुए। फिर उसके बाद शैलजा मेजर हांडा से बात करना बंद कर दी। उसी बीच मेजर हांडा का ट्रांसफर हो गया मेरठ के वेस्ट कैंप में। और उसी के कुछ महीने बाद ही मेजर द्विवेदी का भी ट्रांसफर हो गया दिल्ली में। और ये दिल्ली में अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गए। उसके बाद फिर मेजर हांडा और शैलजा द्विवेदी के बीच धीरे धीरे बात फिर शुरू हो गई और फिर से बात होने लगी। लेकिन शैलजा द्विवेदी पहले की तरह मतलब मेजर हांडा के फोन का रिस्पांस नहीं देती थी और वो उस तरीके से इंटरेस्ट लेके बात भी नहीं करती थी। उनकी कॉल को लगातार वो इग्नोर करती रहती थी। इससे मेजर द्विवेदी भी परेशान, इससे मेजर हांडा भी परेशान होता है कि आखिर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो इस कदर शैलजा के पीछे पागल था कि उसे खोना नहीं चाहता था। जबकि मेजर हांडा की शादी हो गई थी, उसके एक बच्चा भी था, फिर भी ये स्थिति थी कि वो शैलजा द्विवेदी से शादी करना चाहता था। और फिर जब शैलजा द्विवेदी बिल्कुल उसके फोन को इग्नोर करने लगी तो शैलजा द्विवेदी से रिक्वेस्ट करता है कि बस एक बार मुझसे आप मिल लीजिए, उसके बाद दोबारा मैं आपसे मिलने के लिए कभी नहीं कहूंगा, मिल के आपसे मुझे कुछ बात करनी है। फिर शैलजा किसी तरीके से मान जाती हैं और दोनों का कन्वर्सेशन होता है कि इस टाइम पे यहाँ पे मुलाकात होनी है। फिर जब ये दिल्ली के वेस्ट कैंट मतलब कमांड हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी के लिए अपने जाती हैं तो उसी टाइम मेजर को बोलती हैं कि इस टाइम पे आप गेट पे ही आ जाइएगा, मैं वहीं पे मिल जाऊंगी। फिर जब शैलजा द्विवेदी को उनका ड्राइवर वहां पे ड्रॉप करके निकलता है, उसी के 2 4 5 मिनट के बाद मेजर हांडा भी आ जाते हैं और दोनों के बीच में बातचीत होती है। मेजर हांडा फिर उनको कन्विंस करते हैं गाड़ी में बैठने के लिए और बैठा के लेके जाते हैं। और दोनों की गाड़ी में नोकझोंक शुरू हो जाती है, लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो मेजर हांडा बोलते हैं कि मुझे आपसे शादी करनी है, बाकी मैं और कुछ नहीं जानता। और मेजर हांडा फोन निकालते हैं, उसी के सामने अपनी वाइफ को फोन करते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे आपसे तलाक चाहिए, मैं पेपर बनवा रहा हूं, मुझे उस पर आपका साइन चाहिए। और उसी चीज को बोलने के लिए शैलजा द्विवेदी को भी कहते हैं कि आप भी अपने पति को फोन करो और उनसे बोलो कि मुझे आपसे तलाक चाहिए, मुझे आपके साथ अब नहीं रहना है। लेकिन शैलजा द्विवेदी इस बात के लिए बिल्कुल एग्री नहीं होती हैं और वो बोलती हैं कि ठीक है, अब जो हो गया हो गया, अब मुझे जाना है, मुझे आप छोड़िए, क्योंकि आपका दिमाग खराब हो गया है, आप क्या बोल रहे हैं आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उसी में फिर ये मेजर हांडा बोलते हैं कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। और नोक झोंक में ये उसका एक मतलब पहले से प्लानिंग करके ही आए थे ये कि अगर कुछ भी होता है तो अगर ये मुझसे एग्री नहीं होती शादी करने के लिए तो मैं इनको मार दूंगा। और उसी नोक झोंक में ये चाकू निकालते हैं और उनका गला काट देते हैं। गला काट के गाड़ी में ही अपने शैलजा द्विवेदी को रख देते हैं और उनकी समझ में नहीं आता कि अब मैं इस डेड बॉडी को कहाँ पे रखूं। और दिल्ली में ही वो गाड़ी लेके घूमते रहते हैं और इनको एक मौका मिलता है, उस गाड़ी से शैलजा को नीचे उतारते हैं
और उसके सर के ऊपर 3 से 4 बार गाड़ी चढ़ाते हैं, जिससे कि उसका सर खराब हो जाए, लाश पहचान में ना आए कि यह है किसकी। और वो जो है एक नज़र में देखने से यही लगे कि हिट एंड रन का केस है। तो उन्होंने मतलब बिल्कुल चालाकी से ही काम किया। लेकिन दोस्तों, अगर कोई गलत काम करता है तो वो कोई ना कोई प्रूफ छोड़ जाता है। तो वही प्रूफ उनका भी मिल गया कि क्योंकि जब फोरेंसिक जांच हुई तो उसमें पता चल गया था कि पहले चाकू से गले को काटा गया था, और फिर जो है मेजर हंडा अपने गुनाह को कबूल करते हैं और उनको फिर उसकी किए की सजा मिलती है। तो दोस्तों, इस सच्ची घटना को आपके सामने लाने का मेरा उद्देश्य यही था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक छोटे से सुख के लिए, छोटी सी खुशी के लिए अपने घर परिवार को नष्ट कर देते हैं और अपने साथ साथ कई लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर देते हैं वो। तो दोस्तों, कोई भी काम करने के पहले आप उसके बारे में सोचिए कि इसका परिणाम क्या होगा, उसके बाद ही किसी काम को कीजिए। बाकी दोस्तों, आप अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।